सबसे पहले बात करेंगे शहडोल से आ रही बड़ी खबर की, जहां वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला। पेंगोलिन की तस्करी मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग की टीम ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार से जिंदा पेंगोलिन को बरामद किया गया है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। देखिए, वन विभाग की टीम की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पेंगोलिन की तस्करी मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। वन विभाग की टीम ने 4 तस्करों को पेंगोलिन की तस्करी करते हुए अरेस्ट किया। कार से जिंदा पेंगोलिन को भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वन विभाग का एक्शन यहां देखने को मिला। देखिए, लोग पेंगोलिन की तस्करी कर रहे थे। शहडोल का ये पूरा मामला, और इस तस्कर गिरोह को वन विभाग द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तमाम जो 4 इसमें लोग संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता कृष्णा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या जानकारी? 4 तस्करों के खिलाफ वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। देखिए, विगत 3 माह से शहडोल जिले के जो वन विभाग की टीम है दक्षिण मंडल की, वो लगातार पेंगोलिन के जो शिकार होते हैं, जो अधिक दबाव में शक्तिवर्धक काम में यूज किया जाता है, उसका शिकार कर रहे थे। और लगातार मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में इसकी सर्चिंग अभियान जारी थी। इसी में ताजा मामले में जबलपुर से 4 लोग गिरफ्तार किए, जिसमें पेंगोलिन जिंदा और कार और कुछ तेंदुए खाल बरामद की गई। इसमें अगर विगत 3 माह की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 22 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और उससे पुलिस वन विभाग की टीम पूछताछ कर रही है कि आखिर ये पेंगोलिन कहाँ भेजते थे, क्यों शिकार करते थे। अभी फिलहाल 3 जिंदा पेंगोलिन बरामद किए गए हैं और फिलहाल इनकी एक आरोपी जो जबलपुर से पकड़े गए, उससे पूछताछ की जा रही है। जी कृष्णा, पहले भी इस तरह की तस्करी में शामिल रहे हैं आरोपी, और क्या इसके साथ अन्य आरोपी भी शामिल हैं? देखिए, इसके पहले विगत 3 माह से सिवनी जिले से एक पटवारी जो सरकारी कर्मचारी था, वो पेंगोलिन को शिकार कर रहा था। तो भारी मात्रा में इसकी जो पेंगोलिन के जो सूचना के अनुसार इसमें दवाई में उपयोग किया जाता है, शक्तिवर्धक, कुछ इसको चूर्ण बनाया जो बाहर भेजा जाता है। तो लगातार पेंगोलिन को, जिंदा पेंगोलिन को इनको खवड़ाया जाता है। ये सब के मामले को लेकर लगातार इसमें लोग लगातार शामिल हो रहे थे, तस्कर इसमें सक्रिय हो रहे थे। मध्य प्रदेश के सिवनी। ठीक है कृष्णा, शुक्रिया आपका जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। अब बात खैरागढ़ से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के पास से पुलिस ने, आपको बता दें कि 1.7 किलोग्राम गांजा जब्त किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। और देखिए, गांजे की तस्करी आरोपी कर रहा था। खैरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आरोपी के पास से पुलिस ने 1 किलो 700 ग्राम जो गांजा है वो जब्त किया। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शशांक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके। शशांक, गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या विशेष अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है तस्करी को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री को लेकर अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत कहीं न कहीं लगातार जो अवैध मादक पदार्थ है उसकी धरपकड़ का कार्य जो है पुलिस अभियान चलाकर कर रही है। जिसके तहत जो खैरागढ़ की छुई खदान क्षेत्र में आरोपी जो है राजेश वैष्णव, जो कि अपने घर में ही गांजे को रखकर खपाने के फिराक में था, मुखबिर सूचना मिली थी पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने चारों ओर से घेर कर रेड की कार्यवाही की, जहां पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 1 किलो 70 ग्राम जो है गांजा जब्त किया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 20,000 रुपए से अधिक की जा रही है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। और लगातार पुलिस इस मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ भी कर रही है कि बैक एंड और फ्रंट एंड जो है उसको खंगाला जा सके कि आखिर गांजे की जो सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है। जी ठीक है शशांक, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में गांजा तस्कर है और पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है कि इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसके साथ कौन तमाम जो साथी है वो मौजूद है, और गांजे की सप्लाई ये कहां किया करता था, कौन कौन से इसके डीलर है जिनसे ये पैसा लिया करता था, उनको गांजा दिया करता था। लेकिन फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार तस्करी के खिलाफ जो विशेष अभियान है वो चलाया जा रहा है और इसी के तहत कार्रवाई की गई है। एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा पुलिस ने जब्त किया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीधी की। सीधी के वनांचल क्षेत्र कुसमी में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों और स्थल पर उपलब्ध शिलान्यास बोर्ड की जानकारी के अनुसार परियोजना के लिए 3100.15 लाख रुपए
स्वीकृत किए हैं, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य लंबे वक्त से चल रहा है, पर नियमानुसार सूचना बोर्ड लंबे वक्त तक छिपाकर रखा गया। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या ये पूरा मामला है, गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या जानकारी? आपको मैं बता दूं कि ये 33 करोड़ के लगभग की लागत से ये जो भवन निर्माण कार्य हो रहा है, वास्तव में वहाँ की स्थिति देखी जाए तो ये घटिया निर्माण कार्य है। इस बात पर न तो कोई बोर्ड है, न तो कोई सूचना पटल है कि कितने का है, कौन ठेकेदार है, कौन काम कर रहा है। जो यहाँ पर दूसरे मंजिल पर काम कर रहे हैं लोग, श्रमिक जो काम कर रहे हैं, ना वो कोई इक्विपमेंट लिए हैं, ना कोई किसी प्रकार का वो लिए हैं जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही जो ठेकेदार है, जो बघेल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके द्वारा जो घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, वो घटिया मटेरियल इन शब्दों में कहें कि वो बाहर से नहीं ले आकर या किसी नियत स्थान से नहीं ले आकर वहाँ के नालों, नदी नालों का पत्थर और वो रेता उपयोग कर रहे हैं, जो वास्तव में गुणवत्ता भी है, जिसमें मिट्टी की मात्रा होने की संभावना है। वहाँ स्थानीय लोगों ने कई बार इस मामले की शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक उसमें पीआई के इस भवन निर्माण कार्य में कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो हालात ये है कि घटिया निर्माण कार्य का क्रम जारी है और वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। कुसमी के वनांचल क्षेत्र का जो ये कंस्ट्रक्शन है, वास्तव में यहाँ भाषाशाही का आलम देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक संज्ञान लेगा और कब तक एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहां किया जा रहा है। अब बात बलरामपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां हत्या मामले में एसडीएम सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध बॉक्साइट उत्खनन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कई संदिग्धों को हिरासत में पुलिस लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में आरोपियों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। रामानुजगंज जिले के कोरंदा थाना क्षेत्र में अवैध बॉक्साइट उत्खनन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इस मामले में एसडीएम कुसमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी के खिलाफ कई धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। रात हमें कुसमी थाने में सूचना मिली थी कि 3 व्यक्तियों को कुसमी अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इसी के तारतम्य में कुसमी पुलिस द्वारा कलेक्ट से इस मामले का संज्ञान लेते हुए आहत गवाह, चश्मदीद गवाह एवं अन्य चीज़ों की जांच पड़ताल की गई थी। जांच पड़ताल के दौरान हमने पाया था कि कुसमी एसडीएम करुण दहरिया एवं उसके साथ सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह के द्वारा हंसपुर जंगल के अंदर जो है अवैध बॉक्साइट खनन के संदर्भ में कार्रवाई करने हेतु गए हुए थे। इसी के तारतम्य में इन 3 व्यक्तियों पर अवैध बॉक्साइट खनन करने का आरोप लगाते हुए इनके द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान जो है इनको काफ़ी आहत किया गया था। कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर खाई में गिर गया। 60 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रैक्टर। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई है। 3 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुकदूर थाना के पीपर टोला घाट की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। कवर्धा से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। 60 फीट गहरी खाई में ट्रैक्टर गिर गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। तो कुकदूर थाना के पीपर टोला घाट की घटना ये बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता वेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद, क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले पर? देखिए, कुकदूर थाना क्षेत्र का पीपर टोला घाट का पूरा मामला है, जहां लकड़ी लेकर जा रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित होकर के 60 फीट जो है गहरे खाई में गिर जाती है। बता दें कि इस हादसे में जो है ट्रैक्टर चालक जो होता है उसकी मौके पर मौत हो जाती है और इस ट्रैक्टर में ट्रैक्टर चालक के अलावा 4 नाबालिग बच्चे भी जो रहते हैं वो बैठे रहते हैं, जिसमें से 3 लोग घायल हो जाते हैं। वहीं एक को मामूली चोट आया है। वहीं 3 घायलों को जो है जिला अस्पताल जो है रेफर किया गया है इलाज के लिए। जानकारी के अनुसार जो है जो चालक है उसका नाम है मनीराम बैगा, वो जो है ट्रैक्टर चला रहा था। जानकारी जो पुलिस से मिली है कि ट्रैक्टर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है?
जी, ये जो है कुकदूर थाना क्षेत्र के ही बिरजू नगर के जो है वहाँ के रहने वाले हैं, और इनके जो है परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है, और मौके पर जो है अस्पताल में उनके परिजन भी पहुंच गए हैं। वहीं जो मृतक जो चालक है उसके शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद जो है परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। ठीक है वेद प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स में जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हादसे का शिकार ये ट्रैक्टर हो गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग घायल है, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और इनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला, जो कि इन लोगों के लिए ही भारी पड़ गया। ट्रैक्टर बेकाबू होकर खाई में पलट गया, जिसके चलते जो चालक है, चालक ने दम तोड़ दिया, चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अब बात जबलपुर की करेंगे, जहां खत्म हुई उत्तम स्वामी की कथा के दौरान जमकर बवाल हुआ। कथा के समापन पर महिलाओं के ऊपर पानी फेंका गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कथावाचक उत्तम स्वामी के अनुपस्थिति कथा के आखिरी दिन जो महिलाएं नर्मदा से जल भरकर सिर पर कलश रखकर आयोजन स्थल तक आई थी, वो समापन के समय अपने कलश उठाने पहुंची तो मंच की ओर से उनके ऊपर कलश का जल फेंका गया। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता महिलाओं को पीछे हटाते और धक्का मुक्की करते भी नजर आए हैं। पूरे मामले पर उत्तम स्वामी की तरफ से मीडिया से बात करने कोई भी तैयार नहीं है, यानी कि मीडिया से बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या ये पूरा मामला है, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया? लगातार जब से उत्तम स्वामी की कथा जबलपुर में हो रही है, विवादों में कथा चल रही थी। पहले दिन जब उनकी कथा हुई तो उन्होंने कथा को किया, लेकिन अचानक उनके ऊपर जब आरोप लगने शुरू हुए तो उत्तम स्वामी एक भी दिन कथा में नहीं आए। लगातार 3 दिन तक मंच खाली रहा। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि लगातार सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें सामने आ रही थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना स्टेटस लगा रखा था और इस घटना के बाद उन्होंने स्टेटस भी हटा लिया। कल जब कथा का समापन का दिन था तो वो महिलाएं जो पहले दिन कलश को भरकर लेकर आई थी, जब कलश उठाने यज्ञ स्थल पर पहुंची, कथा स्थल पर पहुंची तो उभद्रता की गई, उन्हें धक्का दिया गया। इतना ही नहीं, उनके ऊपर पानी भी फेंका गया। तो ये पूरा वीडियो जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। हम बता दें कि प्रशासन ने भी और स्वामी जी की तरफ से भी मीडिया से बात करने कोई भी तैयार नहीं है। उनका पक्ष अभी तक हमारे पास सामने नहीं आया। जी ठीक है, हमें शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अब देखना होगा स्वामी जी की तरफ से कौन किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और कौन बोलने के लिए आगे आता है, मीडिया के सामने क्या पक्ष रखता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं काफी ज्यादा बेकार और खराब ये तस्वीरें सामने आई है। महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार, दुर्व्यवहार। महिलाएं अपना जो पानी का घड़ा है, मटका है, जब वहां लेने के लिए पहुंची तो महिलाओं पर ही पानी फेंक दिया गया। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की भी यहां पर होती नजर आई है। तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर इस तरह का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। अलीराजपुर से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन मकान में युवक का शव मिला। युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, जानकारी अलीराजपुर से सामने आ रही है। अलीराजपुर का पूरा मामला, जहां निर्माणाधीन एक मकान में युवक का शव मिला और शव मिलने के बाद से जो सनसनी है वो मच गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, निर्माणाधीन मकान में युवक का शव मिला, क्या जानकारी, किसका ये शव है, युवक कौन है, कहां का रहने वाला है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि युवक का नाम सुनील है, लगभग उम्र 40 साल बताई जा रही है, जिसके 3 बच्चे भी है। यह फ्रूट का ठेला लगाता था और रात्रि से ही अपने घर से गायब था। रात्रि में 9 बजे के लगभग परिजनों ने ढूंढने का प्रयास किया। 1 बजे थाने कोतवाली पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन रात भर सुनील नहीं मिला। सुबह जैसे ही पंचेश्वर मार्ग स्थित निर्माणाधीन मकान में मजदूर काम करने आए तो उन्होंने देखा एक शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उसके बाद परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया। अभी पुलिस के द्वारा एफएसएल जांच की जा रही है। परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है। पूरी तरह से पुलिस जांच में जुट चुकी है। किसी प्रकार से भी हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा पुलिस के द्वारा। लेकिन ये शव यहाँ पर कैसे आया राकेश, किसके द्वारा ये आत्महत्या है, हत्या है, क्या कौन सा एंगल से इस मामले को देखा जा रहा है फिलहाल? जी, जिस प्रकार से यह डेड बॉडी पड़ी हुई है उस हिसाब से तो प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या लग रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि रात्रि में कुछ लोगों के साथ घूमते हुए दिखाई दिया है, जिसकी बाइक तो रात्रि 9 बजे मिल गई थी और बाइक जहाँ मिली थी उससे महज
100 कदम की दूरी पर ही सर्वेश का शव मिलना कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में आता है। वहीं कई लोगों का कहना है कि इसके द्वारा कुछ पैसा उधार लिया गया था, वह नहीं लौटाने पर भी इस तरीके से हरकत हो सकती है, क्योंकि रुपए मांगने वाले आए दिन परेशान कर रहे थे। यह पुलिस अभी जांच कर रही है, सच्चाई क्या है पुलिस ही बता पाएगी। बिल्कुल राकेश, जांच पड़ताल के बाद ही तस्वीरें स्पष्ट हो पाएगी। हत्या की गई तो किसने की है और कौन इस पूरे मामले के पीछे का मास्टरमाइंड है। फिलहाल शुक्रिया आपका अपडेट साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, एमबीबीएस छात्रा की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया। जांच में मोबाइल से एक कथित सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में पढ़ाई के बढ़ते दबाव का जिक्र किया गया है। नीट का एग्जाम मेडिकल की पढ़ाई से कम टफ है। मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। सुसाइड नोट की जो टाइमिंग है, प्रामाणिकता की जांच जारी है। 10 फरवरी को छात्रा रोशनी कलेश की संदिग्ध मौत हुई थी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। एक और सुसाइड नोट मिला है और देखिए मोबाइल में एक कथित सुसाइड नोट मिला है। पढ़ाई के प्रेशर का इस सुसाइड नोट के माध्यम से जिक्र किया, जो इस सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है कि पढ़ाई का दबाव है। नीट का एग्जाम मेडिकल की पढ़ाई से कम टफ नहीं है, यानी कि नीट का एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ है। मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल के पास भेज दिया गया है। सुसाइड नोट की टाइमिंग, प्रामाणिकता की जांच जारी है। 10 फरवरी को छात्रा रोशनी की संदिग्ध मौत हुई थी। तो पुलिस लगातार पता लगा रही है सुसाइड के पीछे की जो वजह है वो क्या है, और हर एक एंगल से हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। तो हर एक एंगल से मामले की जांच जारी है और देखिए जांच में मोबाइल से एक कथित सुसाइड नोट मिला है, जिसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। बात खंडवा की किन्नर गुरु वाहिद अहमद उर्फ सितारा गुरु की घर वापसी हुई है। किन्नर सितारा ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है और घर वापसी करते हुए अपना नाम सीता रखा है। वाहिद उर्फ सितारा की घर वापसी का कार्यक्रम महादेवगढ़ मंदिर में संपन्न हुआ। इस दौरान सितारा और सीता के समर्थक ढोल बजाकर झूमते गाते नजर आए। किन्नर गुरु वाहिद अहमद ने की घर वापसी। सनातन धर्म अपनाकर वाहिद बनी सीता। ओम गणपतये स्वाहा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई घर वापसी। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किन्नर गुरु सितारा उर्फ वाहिद सीता बन गई। ओम गणानंद्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानंद्वा प्रिय। इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में सितारा की वापसी हुई। ओम गणपतये स्वाहा। किन्नर गुरु की इस घर वापसी का जश्न सितारा के शिष्यों ने धूमधाम से मनाया। वैदिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम के बाद अब उनकी पहचान सीता के नाम से होगी। मुझे सीता के नाम से यहाँ पर वो मिला है नाम, है ना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे खंडवा जिले को मैं बधाई देना चाहूँगी, शुभकामना देना चाहूँगी। मेरे मन दिल ने बोला कि सनातन धर्म अपनाना है, अपना लिया मैंने। क्या सोचूं मैं इसका। रामचंद्र जी का यही आशीर्वाद था हमारे किन्नरों को कि आने वाला युग आप ही का आएगा, ताज उनका युग ही है ना, और क्या, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि भाई मैं जैसे आई हूँ ऐसे जो कोई भाई को किसी को आने का है तो आ सकता है, इसमें क्या। ओम गणपतये स्वाहा। महाशिवरात्रि के दिन ही संकल्प लिया था कि अब वे महादेव की शरण में ही जीवन व्यतीत करेंगी और अब महादेव की शरण में वो आ गई है। ओम अंबिकायै स्वाहा। घर वापसी कार्यक्रम महामंडलेश्वर सखी सोमैया देवी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में विद्वान पंडितों की उपस्थिति में गंगा जल और गोमूत्र से शुद्धिकरण स्नान कराया गया। इसके बाद हवन पूजन और विशेष आरती का आयोजन किया गया। ढोल ताशों की गूंज के बीच उपस्थित श्रद्धालुओं और किन्नर समाज के लोगों ने सीता का स्वागत किया। किन्नर समाज को हिंदू परंपरा में अर्धनारीश्वर स्वरूप से जोड़ा जाता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जा का प्रतीक है। समाज में किन्नरों को शुभ अवसरों पर आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में यह धार्मिक कदम चर्चा का विषय बना हुआ।
खंडवा से अखिलेश ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ टीम। और अब बात करेंगे सुकमा से आ रही बड़ी खबर की, जहां 22 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरेंडर किया गया। हर एक व्यक्ति को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो नक्सलियों का आत्मसमर्पण लगातार जारी है, क्योंकि 31 मार्च 2026 का दिन नजदीक है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया था कि प्रदेश से देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और उसी की राह पर आगे बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़, जहां नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अनाधिकृत प्रवेश करने को लेकर एक सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो रहा था, जिसके अवलोकन करने के उपरांत प्रबंधक गणेश मंदिर समिति की ओर श्री घनश्याम शुक्ला जी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। और उक्त मामले में अनाधिकृत प्रवेश कराने वाले आकाश रावत को विधिवत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है एफआईआर उपरांत, तथा साथ ही अनाधिकृत प्रवेश करने वाले पुरुष व महिला जिनकी पहचान सतीश मराठा और उसकी पत्नी के रूप में हुई है नीलम पवार, इन दोनों को भी विधिवत उसमें आरोपी बनाया गया है। इसके ऊपर 1 दर्जन के करीबन अपराध हैं और इसके द्वारा अनाधिकृत प्रवेश किया गया है, जो प्रथम दृष्टया मेमोरेंडम तथा तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, प्रबंध समिति के साक्ष्यों के कथन इत्यादि के आधार पर 223 BNS के तहत इसके तहत अपराध पंजीकृत किया गया। निवाड़ी जिले के पहले पायलट कैप्टन निशांत राय की प्रेरक कहानी युवाओं के लिए मिसाल बन गई है। मां को 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कराने का वादा पूरा करने के बाद वे अब बुंदेलखंड के युवाओं को पायलट बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। निशांत ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई झांसी के आर्मी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने भोपाल फ्लाइंग क्लब से पायलट ट्रेनिंग ली। वर्ष 2012 में वे पायलट बने और उन्नत प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर और बैंकॉक गए। उनके अनुसार एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में पायलटों की भारी जरूरत होगी। आर्मी स्कूल में कभी हम जहाज देखते थे, ऊपर निकलते हम समझते थे रॉकेट है, वो धुआं छोड़ते हुए जाता था। तब भोपाल जाने के बाद पता चला कि पायलट करके भी कोर्स है, तो भोपाल फ्लाइंग क्लब हमने वहाँ से ज्वाइन किया। 2012 में पायलट बनने के बाद फिर उसकी उच्च शिक्षा के लिए फिर मैं सिंगापुर गया, बैंकॉक गया और 2 बार सिंगापुर गया, 2 बार बैंकॉक गया। उसके बाद फिर मैंने पायलट की उपस्थिति पद लिया। मैं चाहता हूँ जागरूक करें काफ़ी बच्चों को हमारे बुंदेलखंड के। जब मैं पायलट बना था तब तिकोण जिला हुआ करता, उस जिले में पहला पायलट मैं था। तो बहुत लोगों को, बच्चों को मैंने बुला के समझाया कि कैसे कोर्स आगे करना है। काफ़ी जैसे हमारे विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, उन्होंने भी काफ़ी मदद करी। कलेक्टर, निवाड़ी कलेक्टर आए, पहले तिकोण कलेक्टर थे, उनके थ्रू भी बच्चों को बताए किस तरीके से आपको पायलट बनना है, कोर्स कैसे करना है, क्या खर्च आता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।